नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, एक ऐसी घटना आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के सोनीपत की। सोनीपत में एक जगह लगती है फाजिलपुर। फाजिलपुर के पास एक छोटा सा जंगल है, यानी कि बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और 2-4-10-50 पेड़ भी हैं। तो सड़क के किनारे 2 जुलाई साल 2024 यानी कि कुछ रोज पहले एक व्यक्ति सुबह शौच के लिए जाता है। जब शौच के लिए झाड़ियों के पास जाता है तो वह देखता है कि सामने एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। जब उसके पास जाता है तो वह सन्न रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था। उसके सर पर खून दिखाई दे रहे थे, शरीर पर खून के छींटे थे, और जब वह व्यक्ति को हिलाता डुलाता है तो वह व्यक्ति मर चुका था। अब वह फौरन ही भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है। पास में ही फाजिलपुर पुलिस स्टेशन में सूचना देता है। अब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। अब पुलिस जब तक पहुंचे उससे पहले आसपास के लोग जो भी इस घटना को सुनते कि एक व्यक्ति की लाश मिली है, वह अब उस लाश को देखने के लिए, डेड बॉडी को देखने के लिए कि आखिर वह कौन है, उसके साथ क्या हुआ है, लोग देखने के लिए तमाशबीन बन जाते हैं। अब वहाँ देखते देखते सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग जाती है। अब उधर पुलिस पहुँचती है और सभी को हटाती है। अब उस व्यक्ति की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह व्यक्ति फाजिलपुर के ही एक कॉलोनी में, एक एरिया में गत्ते का व्यापारी है जिसका नाम राकेश है। अब राकेश के साथ किसी की दुश्मनी है या नहीं, अब यह पुलिस तहकीकात में जुट जाती है कि आखिर राकेश के साथ ऐसी घटना को किसने अंजाम दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या का केस मानकर चल रही थी, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे मारा गया है। अब पुलिस बॉडी का पंचनामा करवाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर राकेश के मोहल्ले वाले, उसके घर वाले राकेश की हत्या की खबर सुनकर बेहद परेशान थे। चारों तरफ मातम फैला हुआ था। वह भी पोस्टमार्टम हाउस पहुँचते हैं। अब उधर पोस्टमार्टम से रिपोर्ट जब आती है पोस्टमार्टम की कि उसके सीने में कम से कम 20 से 22 बार चाकू घोंपे गए थे, गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी, ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस तहकीकात में जुटती है कि आखिर राकेश की हत्या किसने की होगी। अब आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इसका बहुत कहीं आना जाना नहीं था। जैसे बिजनेस के सिलसिले में गत्ते का व्यापारी है और गत्ते का काम किया करता था। इसके दुकान पर कौन कौन आते हैं, पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है। अब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि आसपास के सभी लोग, कई महिलाएं भी उसमें शामिल रहती हैं जो इसकी दुकान पर आती थी, जिसमें एक मंजू नाम की महिला है। वह भी उसके दुकान पर अक्सर कर बगल की ही रहने वाली है, अक्सर कर उसके दुकान पर आती जाती थी। अब पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है राकेश की कॉल डिटेल्स निकालती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनने के लिए चलते हैं 1 साल पीछे, यानी कि साल 2023। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 से। एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम शंकर रहता है। शंकर बेहद ही मेहनती किस्म का इंसान रहता है। उसकी शादी फाजिलपुर के ही एक एरिया में एक बेहद ही खूबसूरत महिला जिसका नाम रहता है मंजू के साथ होती है। वो बेहद खुश रहता है। कुछ साल बाद उसे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो परिवार में अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब बच्चों की जिम्मेदारियां और बीवी की जिम्मेदारियां, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अब शंकर अपने ट्रक को लेकर दिल्ली से जम्मू जाने लगता है। अब लंबी लंबी रूटों पर वो अपने ट्रक को चलाने लगता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। अब कई महीनों तक वह घर नहीं आता था, 15 दिनों तक, 20 दिनों तक, यानी कि कई दिनों तक वह घर नहीं आता था। अब इधर पत्नी भी बिना पति के ही अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहती थी। कभी फ़ोन चलाती थी तो कभी कुछ करती थी। इधर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब घर में किसी बात को लेकर सास ससुर से थोड़ी अनबन होती है। अब दोनों में जब अनबन शुरू हो जाती है बहू और सास में, तो बहू अपने पति शंकर से कहती है मंजू कि देखो जी, मुझे अब इनके साथ रहना नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, चलो शहर चलते हैं और शहर चलकर बच्चों की एडमिशन भी कराते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई शहर में काफ़ी अच्छा होगा, शहर का रहन सहन काफ़ी अच्छा है। अब शंकर को लगता है कि शंकर से बेहतर है उसकी बीवी थोड़ी बहुत तेज़ तर्रार है, तो शायद वह सही बोल रही होगी।
अब वो अपनी बीवी को लेकर फाजिलपुर के एरिया में जाता है और वहाँ जाकर एक किराए का मकान लेता है और वहाँ अपनी पत्नी को छोड़ देता है। अब पत्नी अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगती है। अब इधर शंकर कई कई दिनों तक हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू ट्रक चलाता था। अब कई कई दिनों तक घर नहीं आता था। अब एक दिन जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो जी, कई दिन हो जाते हैं आप घर नहीं आते हो, पैसे खत्म हो जाते हैं, आप हफ्ते दर हफ्ते पैसे देते हो और महीनों महीनों में आते हो। अब पैसा नहीं रहता है तो काम नहीं चल पाता है, बड़ी समस्या होती है। तो शंकर कहता है ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो अब पास में ये गत्ता का व्यापारी रहता है राकेश, वह पेटीएम यूज करता था। अब उसी से बातचीत करके वह राकेश से कहता है कि राकेश भाई देखो, मेरी पत्नी और बच्चे यहीं पर रहते हैं, मैं कई कई दिनों तक बाहर रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपको पैसे भेजूँ तो आप मेरी पत्नी को ले जाकर दे दिया करें। राकेश कहता है ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, आप भेज दीजिएगा, मैं दे दिया करूँगा। अब इधर शंकर जब भी ज़रूरत पड़ती थी अपने पत्नी से बातचीत करता था। जब भी पत्नी को पैसे चाहिए होते थे वह पैसे राकेश के पेटीएम में डाल देता था, यानी कि फ़ोन से पेटीएम कर देता था। और इधर राकेश पैसे निकालकर भाभी मंजू के घर जाकर मंजू को दे दिया करता था। एक दिन जब पैसे आता है तो पैसे देने के लिए राकेश मंजू के घर जाता है। सुबह 11 बज रहे थे। जब मंजू के घर जाता है तो देखता है कि बच्चे कमरे में नहीं हैं। अब वह मंजू को आवाज़ लगाता है लेकिन मंजू कहीं सुनती नहीं है। तभी वहीं वह बैठ जाता है कि शायद वह कहीं गई होंगी, आ जाएंगे। तभी वह देखता है कि कुछ आवाज़ें बाथरूम से आ रही हैं, शायद मंजू नहा रही थी। कुछ ही देर बाद मंजू नहा करके अपने बाथरूम से जब बाहर निकलती है तो अब उस अवस्था में उसे आपत्तिजनक स्थिति में, या यूँ कहें कि अर्धनग्न स्थिति में, राकेश उसे देख लेता है और उसकी वीडियो बना लेता है। और जो मंजू का ध्यान उसके ऊपर अभी नहीं पड़ता है। जब वह नहा करके दूसरे कमरे में जाती है और वहाँ से कपड़े बदल कर जब बाहर वाले रूम में आती है तब जाकर वह देखती है कि हाँ, तो राकेश बैठा हुआ है। अब राकेश मुस्कुराता हुआ भाभी की तरफ देखता है, मंजू की तरफ, और मंजू राकेश को देखती है। मंजू को शक होता है कि कहीं नहाते हुए इसने मुझे देखा तो नहीं है। अब राकेश बैठकर मंजू से बातचीत करता है और पैसे देता है। कहता है कि भैया ने आज, शंकर भैया ने पैसा भेजा है तो मैंने सोचा आपको दे दूं। अब देने के बाद बातचीत करता है तो उधर मंजू भी बातचीत करती है और इधर राकेश चाय बनाने की बात करता है। अब मंजू कहती है ठीक है भाई साहब बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। उधर मंजू चाय बनाती है और चाय बनाकर ले जाकर राकेश को पिलाती है। पिलाने के बाद बातचीत होती है, फिर वहाँ से वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद फिर शंकर पैसा भेजता है और फिर से अपनी बीवी के घर ले जाकर देने को कहता है। उधर राकेश पैसा लेकर मंजू के घर जाता है और मंजू को पैसा देता है। और पैसा देते हुए वह बात करता है, मंजू से बात करता है और कहता है कि भाभी आप इतने दिनों तक, आपके पति बाहर रहते हैं, आप कैसे रहती हैं अकेले? पत्नी बोलती है काम ही कुछ ऐसा है कि उनको बाहर रहना पड़ता है, क्या ही करें। तभी राकेश कहता है कि देखिए कोई ज़रूरत होगी तो मुझे आप याद कर लीजिएगा, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा। अब इतनी बात सुनते ही मंजू पिघल जाती है और उससे बातें करने लगती है। अब दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब आते जाते दुकान पर और पैसे देने के चक्कर में दोनों की दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक दिन दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी राकेश कहता है कि भाभी आपकी कुछ वीडियो मेरे पास है। अब वो सन रह जाती है, कैसी वीडियो? वह वीडियो दिखाता है जिसमें वह नहाते हुए दिखाई भी दे रही थी और जाते हुए भी दिखाई दे रही है। यानी कि राकेश उस दिन पहले गया तो उसको पता था कि भाभी बाथरूम में है और उनका वीडियो बना रहा था। अब मंजू देखती है तो सन रह जाती है। अब इसके बाद वह कहता है कि मैं भी आपके को बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। अब इतना सुनते ही मंजू भी पिघल जाती है। अब एक वीडियो छोटी सी दिखा करके राकेश उसे ब्लैकमेल करता है और मंजू के साथ अब शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब आए दिन जब भी उसका मन करता था, जब भी वो दुकान से फ्री होता था या पैसा देने के बहाने मंजू के कमरे पर जाता था और मंजू के साथ बच्चों को दूर कर मंजू के साथ रातें गुजारता था, तो कभी कभी दिन में भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। और इधर मंजू भी उसे बेहद पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और पति शंकर आए या ना आए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इधर कई दिन हो जाते हैं। शंकर
अपनी पत्नी को एक दिन रात में फ़ोन करता है। फ़ोन करता है तो देखता है कि उसका नंबर वेटिंग आ रहा है। अब कई मिनट तक वेटिंग आता है तो अपनी पत्नी को लगातार फ़ोन करता है। फिर उसकी पत्नी फ़ोन रिसीव करती है और कहती है कि देखो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, इसमें तुम लगातार फ़ोन कर रहे हो। बहुत समस्या होती है जब माँ से कोई बात करता है और कोई बाहरी व्यक्ति यानी कि कोई इधर उधर से फ़ोन करे तो वो कहता है ठीक है माँ से बातें कर लो। तो मंजू कहती है देखो कल सुबह तुम फ़ोन करना, अभी माँ से मैं बात कर रही हूँ। फिर कुछ देर बाद वो फ़ोन करता है तो नंबर काफ़ी देर तक वेटिंग आता है। अब वो सोचता है कि आखिर उसकी पत्नी किससे बातें कर रही है। अब सोचकर वह परेशान होने लगता है, उसका माथा ठनकने लगता है। कुछ दिनों बाद वह घर आता है तो घर आकर अपनी पत्नी से बातचीत करता है। पत्नी के साथ 2-3 दिनों तक रहता है तो उसे कुछ मालूम नहीं चलता। उसके बाद फिर जैसे ही वह दिल्ली से ट्रक लेकर जम्मू के लिए निकलता है तो फिर से जब वह कॉल करता है तो देखता है कि नंबर बिजी जा रहा है, वेटिंग है। अब उसे कुछ शक होता है तो वह फिर से उसी रात 11 बजे करीब वो फ़ोन करता है राकेश के नंबर पर। राकेश का नंबर भी वेटिंग में जा और इधर अंजू का नंबर भी वेटिंग में था। अब दोनों का नंबर वेटिंग में था तो उसका माथा ठनक जाता है और उसे शक होने लगता है। अब वो अपनी पत्नी को सुबह में फ़ोन करता है अगले दिन और कहता है कि देखो मैं 2-3 दिनों तक घर नहीं आऊँगा और तुम बच्चों का ख्याल रखना, पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना। पत्नी कहती है नहीं पैसे हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगले ही दिन अचानक से सुबह शंकर अपने घर जाता है और अंजू का मोबाइल चेक कर देता है। उधर अंजू सन्न रह जाती है। मोबाइल चेक करता है तो देखता है कि उस रात किसी और से नहीं बल्कि गत्ते का व्यापारी राकेश से बातें हो रही थी। अब इस पर वह बेहद परेशान होता है, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। अब पत्नी टूट जाती है, रोने लगती है और अपनी गलतियों को छुपाते हुए पति से कहती है कि देखो जी मैं एक दिन नहा रही थी तो उसने वीडियो बनाया था और वह ब्लैकमेल कर मेरी अश्लील वीडियो भी बनाता है और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और मैं बेहद परेशान हो चुकी हूँ। मैं बताने ही वाली थी कि तब तक आपको पता चल गया। अब पत्नी अंजू जो है सारी बात छुपाने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वह खुद राकेश को चाहने लगी थी। अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए वह राकेश के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी और राकेश पर वह जितने भी जुल्म थे सब बता डालती है कि राकेश कई बार मेरी वीडियो बनाता है और राकेश ने ही वीडियो दिखाकर उसे धमकी दी कि कहीं इधर उधर अगर तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं वायरल कर दूंगा। अब इधर शंकर अपनी बीवी को माफ़ कर देता है रोता हुआ देख और उधर वह ठान लेता है कि कुछ न कुछ राकेश का करना होगा। अब राकेश के लिए वो एक प्लान तैयार करता है। प्लान के तहत वह अपनी बीवी से 1 जुलाई को कहता है कि देखो मैं फाजिलपुर के छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं उसके पीछे मैं छुपा रहूँगा और वहीं तुम फ़ोन करके राकेश को मिलने के लिए बुलाना। अब लड़की शंकर की जो बीवी रहती है फ़ोन कर अंजू जो है राकेश को फ़ोन करती है। रात करीब 10 बज रहे थे। राकेश दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी फ़ोन जाता है। राकेश देखता है कि उसकी प्रेमिका अंजू का फ़ोन है। अब वह बेहद खुश होता है। अब उधर शंकर की बीवी अंजू कहती है कि देखो जी आज मेरा बहुत मन कर रहा है, घर पर बच्चे जगे हुए हैं और कुछ लोग आए हुए हैं। आज मैं जी भर कर प्यार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम फाजिलपुर के पास जो झाड़ियाँ हैं, जो जंगल है, वहीं तुम आओ और वहीं आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब इधर राकेश बेहद खुश होता है और चुपचाप वहाँ से बिना किसी को बताए मिलने के लिए उस झाड़ियों में जाता है और तभी देखता है कि वहाँ एक महिला जो कि उसकी प्रेमिका है सामने खड़ी है और उसे देखकर वह बेहद खुश होता है। वह दौड़ती हुई जाती है और उसे गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद वहीं धरती पर नीचे ही गिरा देती है। गिराने के बाद अब उसे बाहों में भर कर कस के पकड़ लेती है। तभी पीछे से छुपा हुआ उसका पति शंकर आता है और आकर उसका गला रेत देता है। वह छटपटाने लगता है, बचने की कोशिश करता है लेकिन वह बच नहीं पाता है। इसी बीच एक के बाद एक शंकर उसकी सीने में कई बार चाकुओं से वार करता है, उसकी हत्या कर देता है। अब पुलिस जब यह सब सारी बातें सुनती है, हकीकत एक अंधे कत्ल मर्डर मिस्ट्री का पर्दा जब उठाती है तो सभी लोग सुनकर इससे हैरान थे, सन्न थे। अब पुलिस पति पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करती है प्रेमी के कत्ल के जुर्म में और दोनों को जेल भेज देती है। उधर जो दोनों बच्चे थे उन्हें उनके नानी नाना के घर भेज दिया जाता है।
तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई हो। थोड़ी सी माइक की समस्या आई है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं रणवीर सिंह जी हैं। इन्होंने ऑडियो क्वालिटी की थोड़ी सी शिकायत भी की थी। रणवीर सर, बिल्कुल मैं बहुत जल्द दूर करूंगा, कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं। इंद्रजीत शर्मा जी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। बबलू भाई हैं, रामनाथ कुमार जी हैं श्रीनगर से। स्नेहा सिंह हैं, फैजल खान भाई हैं राजस्थान से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।